राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। तो देश की सियासत का सबसे बड़ा समय यानी कि सरकार चुनने का दिन आ चुका है और अब बस कुछ ही घंटों का इंतजार है जब लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। यानी कि अब से कुछ समय के बाद ही नई सरकार को लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। क्या एनडीए अपने 400 पार के नारे को सार्थक करके तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब होगी या फिर विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन कोई नया परिवर्तन लेकर के सामने आएगा? तो अब की बार किसकी बनेगी सरकार, यह सवाल देश और प्रदेश की जनता के जहन में खूब उबाल मार रहा है। नई सरकार की तस्वीर तो कल यानी कि 4 जून को साफ होगी, लेकिन नतीजों से एक दिन पहले ही सियासतदानों के दिलों की धड़कनें तेज हैं। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों के दिग्गज बड़ी बड़ी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन 4 जून पर सभी टकटकी भी लगाए हैं। अब ऐसे में आज भी हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस बार जो सरकार है वो किसकी बनेगी। देखिए, हरियाणा के लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को और जो डबल इंजन सरकार ने काम किए हैं, मैं ये बात बोलता भी हूँ कि मनोहर लाल जी ने जो गुड गवर्नेंस में हरियाणा में काम किया है और उस गुड गवर्नेंस के माध्यम से जो लाभ अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति तक पहुंचा है, ये पहली बार है कि सरकार ने गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए ईमानदारी से काम किया है। हमारी डबल इंजन की सरकार देश के विकास के साथ साथ, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, देश के गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए भी ज़बरदस्त काम ये डबल इंजन सरकार ने किया है और उसका परिणाम है कि देश के लोग आज नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रेम और स्नेह करते हैं। जो रुझान कल टीवी चैनल्स के ऊपर देख रहे हैं वो रुझान नहीं है, वो जब कल रिजल्ट आएगा वो उसमें तब्दील हो जाएंगे। और जो देश ने कहा है कि 400 पार सीटें दे करके मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा बड़ी तेज़ी से बदला है और बड़ी तेज़ी से विकास हुआ है। आगे भी हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को गति से बढ़ाने का काम करेंगे और हरियाणा के अंदर भी 11 कमल के फूल कल खिलेंगे। मैं अपने सर्वे की बात कर रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आधार पर हमारे पास जानकारियां आती है, उसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेगी। लेकिन अगर आप लोगों के जो सर्वे हैं, जो अलग अलग एग्जिट पोल की एजेंसियों ने किए हैं, उसके आधार पे भी बात करें, वो भी भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें दे रहे हैं और 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में प्राप्त की थी, जो भारतीय जनता पार्टी का उस समय तक का सर्वोच्च स्कोर था हमारा। जहाँ तक मानना, जिस प्रकार के हालात पूरे देश में रहे, जो हमारी पार्टी का जो एक नारा था 400 पार का, भारतीय जनता पार्टी उसको अच्छे ढंग से हासिल कर रही है। और हरियाणा में जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ हरियाणा के लोगों ने भी बहुत अच्छा जो मतदान में हिस्सा लिया और हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारा पहले से टारगेट 10 की 10 था और हम 100% 10 की 10 सीटें जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा के अंदर, कांग्रेस के गठबंधन का बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन रहेगा और हरियाणा ही नहीं पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। रोहतक, मुझे पूरा विश्वास है कि रोहतक से बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीतेगी और केवल रोहतक ही नहीं, पूरे हरियाणा की 10 की 10 सीट कांग्रेस का गठबंधन बेहतरीन प्रदर्शन के साथ कांग्रेस का गठबंधन जीत की तरफ आगे बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है गिनती के अंदर जनता का जो मैंडेट है वो खुलकर सारे देश के सामने आएगा और कुरुक्षेत्र लोकसभा से और हरियाणा से इंडिया गठबंधन की विजय। मुझे नहीं लगता कि एग्जिट पोल, जो जनता कुरुक्षेत्र के अंदर मैं बैठा हूँ, कुरुक्षेत्र की भावना के विपरीत है। 100% आश्वस्त है और 100% जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। 9 की 9 विधानसभा के अंदर हम जीत रहे हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं कि हम कहीं कमजोर हैं। कल भारत के लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा दिन, एक इतिहास बनने जा रहा है। कांग्रेस इंडिया अलायंस की जनादेश देश की जनता देगी और जिस तरीके से एग्जिट पोल, एक मैं कहता हूँ एग्जिट पोल ना होके वो एक जो है जो सत्ता को खुश करने के लिए इस तरीके से एक एग्जिट पोलों को दर्शाया गया है। मैं समझता हूँ कि देश की जनता ने इंडिया अलायंस को अपना आशीर्वाद दिया। कल इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी और यहाँ से भी राज बब्बर जी बहुत अच्छे वोटों से जीते।
स्वागत करते हैं अभिनंदन। तो कुल मिलाकर के तो बस अब कुछ घंटों का इंतजार है, क्योंकि कल चुनावी मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और दोपहर होते होते यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि देश के अंदर जो नई सरकार है वो आखिर कौन बना रहा है। लेकिन उसके पहले आए हुए जो एग्जिट पोल हैं वो जरूर राजनीतिक हलचलों को बढ़ा रहे हैं। हालांकि जिनके पक्ष में ये एग्जिट पोल दिख रहा है उनका ये मानना है कि ये जो सीटें हैं इसी के आसपास रहेंगी, जबकि विपक्ष का ये कहना है कि जो नतीजे हैं वो इससे इतर आने वाले हैं। लेकिन अब देखना यह है कि कल जब ईवीएम की पेटियां खुलेंगी तो उसके बाद ये जो नतीजे हैं वो किस प्रकार के रहते हैं। लेकिन उन सब के बीच में आज की चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज यहां से जो बातें, जो दावे कहे जाएंगे उनकी स्थितियां और तस्वीरें कल बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा समझते हैं कि आज भी ये पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से इन दावों को देखती हैं। वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वंदना पोपली जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आपका स्वागत है। नवीन दुबलधन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नवीन दुबलधन जी, आपका स्वागत। ओंकार सिंह जी हैं हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी, आपका भी स्वागत। और मेघराज यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेघराज यादव जी, आपका भी स्वागत है। वंदना जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि कल से लगातार जब से हम लोग देख रहे हैं कि एग्जिट पोल शुरू हुए और उसके बाद जब एग्जिट पोल आए, बार बार ये कहा जा रहा, चूंकि आप लोग 400 पार की जो बात कह रहे थे, कुछ ऐसे एग्जिट पोल थे जो 400 तक आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देख रहे हैं तो 360 और उससे ऊपर का जो आंकड़ा है वो एनडीए का दिखता है। हरियाणा की स्पेसिफिक बात अगर मैं करूं तो आप लोग 10 की बात करते थे, लेकिन 7-3 का रेशियो दिख रहा है। कैसे देखते हैं और क्या अभी भी आप अपने उस स्टैंड पे कायम है? आपको लगता है कि आप 10 की 10 सीटें जीतेंगे? वंदना जी, वंदना जी अनम्यूट कर लें, आप म्यूट हैं शायद। क्या अब आवाज आ रही है जी आपको? जी 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 आयुष जी, अभी स्टैंड अभी भी वही है और कल भी मुझे लगता है कि जब आंकड़े जब स्क्रीन पर आएंगे तो आपको ये समझ आएगा कि हम क्यों कह रहे थे, क्योंकि जनता ने अपना विश्वास मोदी सरकार के साथ दिखाया है। खट्टर जी जब मुख्यमंत्री रहे उन्होंने किस प्रकार से काम किया और अब नायक जी जब मुख्यमंत्री हैं तो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, वो पूरा विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ मैं मानती हूँ कि जनता दिखा रही है। जहां तक दावों की बात है, मुझे आज कुछ अलग चीजें हुई। हम लोग मीडिया चैनल पर बैठे हैं और यहीं पर बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बयान आ रहे हैं विपक्षियों के, अभी आप दावों की बात कर रहे थे, तो जो दावे किए जा रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बताते हैं कि हार इन्होंने पहले से मान ली है। जैसे रमेश जी कहते हैं कि अमित शाह जी को फोन करके उन्होंने रिजल्ट को प्रभावित करने की कोशिश करी, जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप 7 बजे तक, इसका मुझे लगता है 7 बजने के बाद 1 घंटा तो और ऊपर हो गया है, तो उनको अभी जवाब भी देना है कि ये आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं। उसी तरह से राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, ये मोदी मीडिया एग्जिट पोल्स हैं। मुझे लगता है कि कल वो यही बयान देंगे कि ये मोदी जनता रिजल्ट है। तो देखिए, वो हार कहीं ना कहीं मान चुके हैं। जो स्टेटमेंट आ रही है, अभी मैं सुन भी पा रही थी, आपके चैनल पर भी यही कहा गया, उन्होंने कहा कि सत्ता को खुश करने के लिए आंकड़े दिए गए हैं। मतलब सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह अभी एग्जिट पोल पर लगा रहे हैं। हो सकता है राहुल गांधी जी का तो पता ही नहीं, वो ये भी कह दें कि चलिए जी, मीडिया को कहा जाता है कि आप रिकाउंटिंग कराइए एग्जिट पोल की, तो ये भी बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जो स्टेटमेंट आ रही है इंडिया अलायंस की तरफ से, वो हैरानी वाली भी है और ये भी समझ आ रहा है कि वो इतने बौखला चुके हैं, वो किसी स्तर पर भी जा सकते हैं। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि करो या मरो, नहीं तो हम सड़कों पर आएंगे संग्राम के लिए। मतलब कमाल हो गया, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का रिजल्ट जो है वो जनता ने चूज करके भेजा है, सामने आएगा। आप पहले से ही हार मान कर बैठे हैं, आपको पता है हारने वाले और हारने के बाद क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेटमेंट देनी है, उस सब की तैयारी हो रही है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि चाहे हम केंद्र की बात कर ले, 400 सीटें हम पार जा रहे हैं और साथ के साथ हरियाणा में भी हम 10 की 10 सीटें जीतने वाले हैं। उसके पीछे कारण यही है कि जो विपक्ष है ना वो अपनी नीति दिखा पाया, ना अपनी नीयत दिखा पाया, और ना ही उनके पास कभी हैं। और चूंकि हालांकि ये बात हम लोग भी कह रहे हैं कि देखिए, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल तो कल ही आने वाले हैं, लेकिन एक मेथोलॉजी होती है जिसके हिसाब से हम लोगों ने ये बताया। 7-3 यहां पर भी दिख रहा है, 3 सीटें आपकी ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस एकदम बढ़त बनाए हुए दिख रहा है कि वहां पर कांग्रेस अच्छी स्थिति में है। फिर 10 का ये जो आप दावा कर रहे हैं उसका आधार क्या है? देखिए आयुष, आपकी बात सही है कि जो एग्जिट पोल है वो कहीं ना कहीं रुझान दिखा देते हैं, हम उन पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हमारे भी अपने सर्वे होते हैं। हमारे जो
पार्टी के सदस्य हैं वो भी लोगों के बीच में जाते हैं। तो हमारा जो सर्वे है वो कह रहा है कि हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं। मुझे याद है कि पिछली बार हुड्डा जी ने कहा बाबू बेटा दोनों अलग अलग नहीं लड़ रहे होते तो रोहतक जीत जाते। तो कहीं ना कहीं इनका कंसंट्रेशन रोहतक की तरफ दिखाई देता है। तो रोहतक की एक सीट आप स्ट्रॉन्ग मान रहे हैं उस दिशा में, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमने जो सर्वे किया है उसमें रोहतक भी हार रहे हैं और बाकी की 9 सीटें भी हार रहे हैं, और एक जो विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहा है उसमें भी ये कांग्रेस पार्टी हार रही है। तो 11 की 11 सीट हारने वाले हैं। वंदना जी, ये बड़ी बात आपने कही, आपने कहा रोहतक भी हार रहे हैं। मैं अब यहीं से आगे बढ़ता हूं, मैं गर्ग साहब का रुख करता हूं। ठीक है, ये आपका सर्वे। गर्ग साहब, प्रदर्शन अच्छा हो रहा है 19 से, लेकिन जो क्लीन स्वीप वाली बात आप लोग कह रहे थे, या जो 10 सीटें आप कह रहे थे हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में कि गठबंधन जीतेगा, वैसा एग्जिट पोल में कम से कम नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। गर्ग साहब, अभी भी आपको लगता है 10 की 10 जीतेंगे आप? आयु जी, मंजूरी लाल के सपने हर एक व्यक्ति को देखने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी दिन में ही सपने देख रही है। पहले इन्होंने नारा दिया था हरियाणा के अंदर 2019 के अंदर, अब की बार 75 पार और 40 में तक के आपके सामने रह गए। अब इन्होंने नारा दिया अब की बार 400 पार, और मैं बताना चाहता हूं ये 200 के अंदर ही अटकते रह जाएंगे। ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर है। आपने सवाल किया कि 10 की 10 सीटें जीतने का आप दावा कर रहे हैं, क्या रहेगा? सब जवाब है, मैं बताता हूं। 6 सीटों पे तो हम क्लियर जीत रहे हैं। मैं स्टेशन का नाम दे सकता हूं जिसके अंदर रोहतक भी है, सोनीपत भी है, सरसा भी है, भिवानी, हिसार इंडिया गठबंधन की कुरुक्षेत्र है। ये तो स्थिति है 4 के अंदर टकरम टकरा है। हकीकत स्थिति तो मैदान के अंदर ये है। मैं किसी चैनल के सर्वे को मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, वो अपने तरीके से सर्वे करते हैं, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर भी होता है, आपको भी पता है। सरकार का बड़ा भारी प्रेशर भी है। नहीं गर्ग साहब, देखिए भाई, अब ये इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आप कर्नाटक का हमने दिखाया, आप वहां पर जीते। तेलंगाना हमने दिखाया, आप वहां पर जीते। हिमाचल हमने दिखाया, आप वहां पर जीते। आपने प्रेशर डाला था क्या हमारे ऊपर? देखिए, मैंने आपका नाम नहीं लिया, इसलिए मैं कह रहा हूं गर्ग साहब बस इस चीज से परहेज करें। बाकी मैं खुद कह रहा हूं कि ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। नतीजे का जितना इंतजार गर्ग साहब आपको है उतना ही मुझे भी है, उतनी ही क्यूरियोसिटी मुझे भी है कि कल क्या होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती गर्ग साहब जो तस्वीरें दिखने लग जाती। गलत नहीं हुआ, आपके सामने नहीं है। एक साल की बात तो आई, एक साल पहले की बात को किस्सा बता रहा हूँ। हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाई जा रही थी, कांग्रेस की सरकार बनी है बनी। ये हर एक आदमी का अपने सर्वे होता है, अपने ढंग से आदमी सर्वे करता है। हमने भी अपने सर्वे किया, हमने भी हमारा पूरा हरियाणा में घूमा हूँ। हरियाणा के अंदर 10 लाख लोकसभा क्षेत्र के अंदर मैं गया हूँ, मैंने प्रचार किया है, लोगों के साथ बैठा हूँ, और मैं जहां तक दावे के साथ कहता हूँ, ये तो कहते थे 10 की 10 जीतेंगे, 11 जीतेंगे, और ये कह दे हम 20 जीतेंगे, इनका मुंह पकड़ सकते हैं। ये कह देंगे 400 नहीं, हम 600 जीतने जा रहे हैं, इसको रोकने वाला कौन है? मगर मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से जनता में बड़ी भारी नाराजगी थी। इस सरकार से जनता मुक्ति चाहती थी आयुष जी, और इसलिए इंडिया गठबंधन को जनता ने स्वीकार किया और हमें वोट दिए हैं, और हमारा प्रदर्शन बहुत बढ़िया हरियाणा के अंदर रहेगा। एक बात तो कहता हूँ, पूरा चुनाव देख लो, पूरे चुनाव के अंदर मोदी जी भी आए, हरियाणा में अमित शाह जी भी आए, और रक्षा मंत्री भी आए। किसी ने मुद्दे की बात करी? कोई महंगाई पे बात करी, कोई बेरोजगारी पे बात करी, या किसी मुद्दे को कोई टच किया? हमने हमेशा मुद्दे की बात करी, महंगाई बेरोजगारी की बात करी। अभी चुनाव हुए, चुनाव होते आपके सामने 5% टोल प्लाजा की बढ़ोतरी कर दी, 2 रुपए लीटर दूध में बढ़ोतरी कर दी। ये तो वो सरकार है, जब से सरकार आई है। आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ, यहाँ की दूध था, दही था, आटा था, चीनी थी, या चावल थे, या कुछ भी सामान लगाओगे, रसोई गैस सिलेंडर था, 100% से लेके 250% इस सरकार ने। ठीक है वंदना जी, मैं आऊंगा एक सेकंड। ठीक है गर्ग साहब, देखिए अब तो मैं कह रहा हूं यहां से आज से अगर हम लोग देख ले तो अब कुछ घंटों का इंतजार है।
गर्ग जुमले से साहब 8 बजे हम लोगों ने चर्चा शुरू करी, कल 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी, कल ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। आज अब आप लोग जो कह रहे हैं ना, कल इसका जवाब मैं आप लोगों से फिर लूंगा। मेघराज जी का मैं रुख कर लेता हूं। मेघराज जी, ये हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में जो हम लोग एग्जिट पोल देख पा रहे हैं उसमें 7-3 दिख रहा है, मतलब कांग्रेस बढ़त बना रही है अगर हम लोग 19 से तुलना कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है 3 सीटों का। बाकी कल नतीजा साफ होगा। जननायक जनता पार्टी जिस तरह का प्रदर्शन की उम्मीद कर रही थी, क्या आज अभी आप उस पर कायम हैं इन एग्जिट पोल को देखने के बाद भी? नमस्कार जी, आपको, मेरे प्रवक्ता साथियों को और हमारे सभी दर्शकों को हमारी जननायक जनता पार्टी परिवार की तरफ से नमस्कार। जैसा कि मैं अभी अपने प्रवक्ता साथियों को भी सुन रहा था कि जो है, कोई कह रहा है हम 6-7 तक जीतेंगे, कोई कह रहा है हम 10 के 10 या 11 के 11 कमल खिलेंगे। लेकिन आप ये देखिए, पूरी कन्वर्सेशन जो इलेक्शन के दौरान रही है, दोनों के दोनों, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के दोनों एक बात कहते रही है। कांग्रेस कहते रही है कि हम 10 के 10 जीतेंगे, जबकि वो इलेक्शन 9 पे लड़ रहे हैं, 1 पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है। दूसरी तरफ जहां बीजेपी की बात आती है, वो कह रहे हैं 11 के 11 कमल खिलेंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ आपके आंकड़ों पर जाता हूं जो आज कंटिन्यू मीडिया में दिखाया जा रहा है, उस आंकड़ों के अंदर किसी भी नेशनल पार्टी का हरियाणा में 10 के 10 सीटों पर बिल्कुल भी बहुमत नहीं है जी, ये बात बिल्कुल क्लियर है। जहां बात आती है जननायक जनता पार्टी की, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम कितने नंबर सीटें जीतेंगे। हमने एक बात हमेशा कही है कि हम मजबूती के साथ, मुद्दों के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमने ना मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा, कोई मुद्दों पर इलेक्शन नहीं लड़ा। हरियाणा का एक भी मुद्दा कांग्रेस अगर ढंग से उठाती, अपने कैंडिडेट्स को ढंग से रखती, तो आज शायद स्थिति कुछ और होती। आज अगर बात चाहे वो 6-4 की हो, चाहे 8-2 की हो, ये सब बातें अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कांग्रेस की कमजोरी है, चाहे संगठन की हो, चाहे आपसी मतभेद की बात हो। जहां तक बीजेपी का सवाल आता है, जहां कहते हैं कि हम 11 के 11 कमल खिलाएंगे, तो अगर आपके 11 के 11 कमल खिल रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आप क्रॉस वोटिंग का किस बेस के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि जी फर्जी वोट हुई है। आपके पास पन्ना प्रमुख तक की, नीचे लेवल तक के कार्यकर्ता हैं। अगर आपके पास इतना बड़ा संगठन है, आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और आप ये अगर आरोप लगाते हैं किसी भी पार्टी पर कि जी फर्जी वोटिंग हुई है, तो शायद कहीं ना कहीं या तो आपका संगठन नहीं है, या आप ये कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ आप बात करते हैं कि आज ये बात करें कि अधिकारियों पर गाज गिरेगी। गाज गिरने की बात कौन कर रहा है? जो आज सांसद का इलेक्शन लड़ रहा है, जो आज तक अपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पद से बाहर ही निकल पाए हैं, वो गाज गिरने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक हरियाणा में एक ऐसी स्थिति बना दी गई है कि जिसके अंदर अनडिक्लेयर्ड, जिसे इमरजेंसी कहा जाता है, वो हरियाणा में उस दिन एप्लीकेबल हो गई थी जिस दिन इलेक्शन लॉन्च किए गए थे। हरियाणा वासियों को, यहाँ जहाँ आप सोसाइटीज की बात करते हो, अगर मैं स्पेसिफिक हरियाणा में गुड़गांव की बात करता हूँ, 6000 से ज्यादा सोसाइटीज है। वो इतना डर का, खौफ का माहौल बना के रख दिया गया है सोसाइटीज के अंदर कि वो वोट डाले या ना डाले ये सोच रहे हैं। दूसरा, खुल के आने के लिए जहां नंबर आता है, उन्हें लगता है कि ये पहले ही 400 पार बोल रहे हैं, अगर ये आ गए तो हमारे जो एक आध छोटे मोटे काम होते थे वो भी नहीं होंगे। बेसिक एम्यूनिटीज जो मिसिंग थी वो आज ही मिसिंग है। आज 10 साल अगर बीजेपी ने राज किया, उसके बाद बेसिक एम्यूनिटीज मिसिंग है। तो कहीं ना कहीं अनडिक्लेयर्ड जो है इमरजेंसी की जो है स्थापना करने में बीजेपी कामयाब रही है। और ये 400 का जुमला जो एक प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में ये बोला है कि मैं तो विपक्ष का ध्यान बटाने के लिए 400 पार बोला था। तो किस बेस पर आज जो है बीजेपी इतना स्ट्रांगली कह रही है कि हम 400 पार करेंगे? क्या वो फॉर्म 17 जो कि पूरे डिटेल के साथ जाता है, जिसका मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, 1 करोड़ वोट 5वें चरण तक, आप ये मानिए 1 करोड़ वोट का डिफरेंस है। आप मुद्दे की बात कीजिए, जहां आप बातें कर रहे हैं, जो है हमारे अभी जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों के अंदर वो 1 करोड़ वोट कहाँ पे गई है जो कि अनडिक्लेयर्ड है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा हुआ है हमारे जो है इलेक्शन कमीशन से। उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी, कि जी फर्जी वोटिंग हुई है। सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है। लेकिन जहां तक बात आती है, जो दोनों पार्टियां कहती थी 10 की 10 हमारी सीटें आएंगी, आज वो 10 की बजाय कोई 8 कह रहा है, कोई 6 कह रहा है, कोई 4 कह रहा है। लेकिन जननायक जनता पार्टी पूरे अच्छे मजबूती से लड़ी थी, और मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूं कि जो रिजल्ट आएंगे चौंकाने वाले आएंगे। और जो हमारा पिछली बार का जो ओवरऑल हमारा परफॉर्मेंस था, हम उससे कहीं ज्यादा अच्छे आएंगे, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं जो भी, चाहे हमसे जिस बात पे भी नाराज था, हमने उनको मनाने में मेघराज जी, आपने बड़ी बात कही है और कल हम लोग फिर से चर्चा में रहेंगे। मैं इस प्रश्न का उत्तर आपसे कल भी जरूर जानने की कोशिश करूंगा। ओंकार जी, इंडियन नेशनल लोकदल की स्थिति को अभी कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी जो एग्जिट पोल हैं वो बीजेपी या कांग्रेस इनके बीच में ही दिख रहा है कि भाई कोई कह रहा कि हम 6, कोई कह रहा 7। जो एग्जिट पोल है वो 7-3 के रेशियो को दिखा रहे हैं। अभी भी आपको लग रहा है कि आप जो दावे कर रहे थे आप उस पर कायम हैं, ओंकार जी?
ओंकार जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आयुष जी थोड़ी कम आ रही है जी आवाज। जी, ओंकार जी, मेरा प्रश्न ये है, 7-3 दिखा रहा रहा है एग्जिट पोल, कैसे इसको आप देखते हैं और क्या कायम है अभी आप जो आप दावे इसके पहले कर रहे थे? देखिए आयुष जी, लोकतंत्र है, जनता सर्वोपरि है। जनता ने अपने मत का प्रयोग करके मत पेटियों में बंद हो चुका है, मशीनों में बंद हो चुका है। अब क्या रिजल्ट आएंगे क्या नहीं आएंगे तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, इस बार मौजूदा सरकार के प्रति नाराजगी सड़कों पर नजर आई है। अब ये नाराजगी सड़कों पर अगर नजर आई है और मत पेटियां या मशीनें खुलने के बाद नजर आएगी या नहीं आएगी, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन 2004 को याद कर लीजिए आयुषी, 2004 में शाइनिंग इंडिया के नारे थे, एग्जिट पोल भी आए थे, लेकिन जब रिजल्ट आए तो शाइनिंग इंडिया कहीं भी नजर नहीं आया था। आज ठीक है, बीजेपी बहुत अपना जोश में है और ये कह रहे हैं हमारी 400 पार की सीटें आएंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल ने 3 सीटों पर बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ा है, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा। बाकी सीटों पर बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, लेकिन हमें उम्मीद है इन 3 सीटों में हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ, क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं रिजल्ट आएगा ये मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट अच्छे आगे तो आने वाले आगे। और जो ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 400 पार, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहला चुनाव मैंने देखा है, जनता ने लड़ा, इसमें विपक्ष की कोई इतनी भूमिका नहीं रही। कांग्रेस मुख्य तौर पर विपक्षी पार्टी थी, कांग्रेस वाले मैंने देखा कहीं भी मंडली में नहीं गए, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी। उस एंटी इनकम्बेंसी में कितने परसेंट वोट में कन्वर्ट हुआ, कितने परसेंट नहीं कन्वर्ट हुआ, रिजल्ट पे इफेक्ट आएगा नहीं आएगा ये तो कल पता लग जाएगा। नहीं, लेकिन ओंकार जी, आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष की मुख्य पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते जिस तरीके से या जिन मुद्दों के साथ जाना चाहिए था उसमें कोई असफलता है, इसलिए वो एग्जिट पोल में शो नहीं हो पा रहा है। हालांकि इंतजार तो कल का सबको है, लेकिन इसलिए ये 7-3 दिख रहा है। आयुष जी, ये चुनाव तो मुद्दों पर लड़ाई नहीं किया। ये चुनाव तो ना कांग्रेस ने मुद्दों पर लड़ा ना बीजेपी ने लड़ा। बीजेपी तो हमेशा ही मुद्दों से भागती रही है। आप देखिए इन्होंने कौन से मुद्दे की बात करी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुछ बोले हो क्या? नौकरियां दी इन्होंने, गारंटी भी दी तो 5 किलो अनाज की दी, नौकरी की नहीं दी। और कांग्रेस ने भी कोई मुद्दों में इलेक्शन नहीं लड़ा। कांग्रेस को तो सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी का लाभ मिल रहा है। अब वो लाभ कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये कल पता लग जाएगा। ठीक है नवीन जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि गठबंधन में 1 सीट आपके पास थी, लेकिन 7-3 जो सीटें दिखा रहा है उसमें 3 सीटों में से कुरुक्षेत्र की जो सीट है वो दिख नहीं रही है। कैसे इसको आप देखते हैं? क्या अभी भी आप कायम है कि आप उस सीट को जीतेंगे? आयुष जी, देखिए पहली बात तो ये कि एग्जिट पोल कौन से आंकड़ों पे किया गया है? उन आंकड़ों पे जो शुरुआत में दिए थे इलेक्शन कमीशन ने, या उन आंकड़ों पे जो 11 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 6% वोट शेयर बढ़ गया है? पहला विषय तो ये रहेगा। और दूसरा विषय ये रहेगा कि हम कुरुक्षेत्र को पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से जीत रहा है और लगभग सभी सीटों पर, हरियाणा में जितनी भी सीटें हैं सब पे इंडिया गठबंधन जीतने की क्या आसार है पूरे। चाहे वो कोई भी सीट आप ले लीजिए, कुरुक्षेत्र ले लीजिए, चाहे रोहतक ले लीजिए, सिरसा ले लीजिए, इन पर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट अपना दावेदारी पूर्ण रूप से कर रहे हैं और जीतेंगे, ये उम्मीद है। और इनके ऊपर संशय क्यों होता है जनता को, भाजपा के ऊपर संशय क्यों होता है? क्योंकि आप देखिए पिछले दिनों जो चंडीगढ़ में हुआ, चंडीगढ़ में वोट चोरी का खेल इन्होंने खेला। आज जनता इनको फिर दोबारा संदेह की दृष्टि से देख रही है कि कहीं ना कहीं ये दोबारा गड़बड़ कर सकते हैं इन चीजों को लेके। आज आपको जनता, हमारा इलेक्शन किसने लड़ा? जनता ने लड़ा। आप देखिए इनके खिलाफ जनता पूर्णतः नाराज थी। इनके मुद्दे जनता के बीच में कोई ऐसे मुद्दे नहीं लेके आए जिनकी वजह से जनता इनको वोट करे। पूर्व में जब ये 2019 में 2014 में इलेक्शन लड़े, तब से लेके तब इन्होंने जो वादे किए वो इन्होंने पूरे नहीं किए। चाहे रोजगार का वादा ले लीजिए, चाहे महंगाई का वादा ले लीजिए, कुछ भी है इन्होंने कुछ नहीं किया। आज इलेक्शन जैसे ही खत्म हुआ, जैसे ही वोटिंग पूरे देश में हुई, इन्होंने 5% टोल टैक्स बढ़ा दिया पूरे देश के अंदर। हरियाणा में आज लगभग 16 टोलों पर लगभग बढ़ चुका है, आज रात से लागू हो जाएगा। और 2 रुपए अमूल का दूध बढ़ा दिया। अब आने वाले समय में अगर गलती से इनकी सरकार आती है तो ये तो महंगाई से मार डालेंगे जनता को। जो पहले हालात थे, ये 10-20 रुपए इन्होंने कम किए थे सिलेंडर पे, वो दोबारा इनकी आदत क्या रही है देखिए आयुष जी, ये करते क्या है कि एक बार बढ़ा दिए 500 रुपए, उसमें से 100 रुपए कम कर दिए, ठीक है।
तो अब इन्होंने क्या किया है, आप जनता को दिखा रहे हैं कि हमने 100 रुपए कम कर दिए, भाई वो 400 रुपए बढ़ा तो दिए, उसको कौन काउंट करेगा। तो ये इस तरह की राजनीति करते हैं, माइंड वॉश करने का काम करते हैं जनता का। जनता इस बार इनके इरादे समझ चुकी थी, इनको जांच चुकी थी, परख चुकी थी। अब इनके फेवर में नहीं आने वाला कोई भी। आज एग्जिट पोल में भी दिखा रहे, आप लोग खुद दिखा रहे एग्जिट पोल में, जिस प्रकार से आज बराबर की टक्कर बनी हुई है भाजपा और इंडिया गठबंधन में, तो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन हरियाणा में लीड करता हुआ दिखाई देगा। तो कल हम भी बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे हैं कल के रिजल्ट का। कल आप लोगों के साथ ही बैठेंगे, तब देखते हैं इनके दावे क्या कहते हैं भाजपा के। भाजपा केवल जुमलेबाजों की पार्टी है, जुमले फेंकना जानती है, इसके अलावा ये इनके पास कुछ नहीं है जनता को देने के लिए। आपने कहा जुमलेबाजी अभी भी चाहिए। वंदना जी देखिए, बड़ी हैरानी की बात है, ये आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर फेंक रहे हैं। मुझे इतना बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि इतने रुपए बढ़ा देते हैं, इतने घटा देते हैं, जब पूरे देश में कहीं पर भी पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ते तब पंजाब में क्यों बढ़ जाते हैं? उसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा और कम समय यहाँ सोचकर बताइएगा। और जहां तक इन्फ्लेशन रेट की बात है, 13-14% था जब हम आए थे, उसको 6 से 7% पर लेकर आए, पर वो आपको दिखाई नहीं देगा ना, आपके इंटरेस्ट की चीज नहीं है। आपको तो आजकल हरियाणा में कांग्रेस के साथ आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन पंजाब में आप लड़ाई लड़ते दिखाई देते हैं, वो बात अलग है। मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनकी बात का जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि इनका मुंह कौन पकड़ सकता है, ये कितने भी नंबर बोल दें, इनका मुंह कौन पकड़ सकता है? भाई राहुल गांधी का भी नहीं पकड़ सकते। अब उन्होंने गाना सुना और कह दिया कि हमारी आ रही है जी 295 सीट। शुक्र उन्होंने गाना नहीं सुना कि इस दिल के हुए टुकड़े 1000, नहीं तो ये भी बोल देते कि 1000 सीटें आ रही है। तो मुझे लगता है कि मुंह तो किसके क्या पकड़ा जा सकता है, हमारे को समझ आता है। अभी इन्होंने इस बात और कही कि मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा, मुद्दे कहाँ थे और कहाँ पर लेकर आ गए, मुझे बता दीजिए। राहुल गांधी की स्टेटमेंट पढ़ना चाहूंगी, उसका जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा कि मैं एक्सपेक्टिंग से चुनाव जीती अगर भाजपा तो पूरे देश में आग लगने जा रही है, ये देश नहीं बचेगा। ये कौन सी स्टेटमेंट है? और ये कब क्यों कहा जाता है कि जो अगर भाजपा है तो संविधान को बदल दिया जाएगा? ये कौन से हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, कौन से हमारे नेता ने कहा है? उसका जवाब ये नहीं देंगे, ये कहेंगे कि मुद्दों पर बात नहीं हुई। मुद्दों से किसने, विरासती टैक्स की किसने बात करी, संविधान की किसने बात करी, ये जवाब दीजिए ना। हम तो मुद्दों पर शुरू हुए थे, लेकिन आपकी बात सोचे कि हम जो भी मर्जी बोलते जाए, हम जवाब नहीं दें, आप नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते रहे, हम आपको जवाब नहीं दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी, इन्होंने मनोज सिन्हा जी पर, जेजेपी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने सीधा सीधा यहाँ पर आक्षेप लगाया कि वो प्रत्याशी है, वो कैसे कह सकते हैं कि गाज गिरेगी। अरे भैया, प्रत्याशी है वो, अगर उनको कहीं पर नुकसान हो रहा है तो बोलेंगे जरूर, उनका काम है। और जहां पर नजर लगेगा कोई व्यक्ति ऐसा है, बिल्कुल एक डीएम ने पर्टिकुलरली पोस्ट डाली, ये कहते हो कि बदलाव के लिए वोट करें, तो वहां ये मुझे लगता है कि सबको जानना चाहिए कि किसकी क्या भूमिका है। मैं तो यहाँ से आयुष जी आपको भी कहना चाहूंगी, ये बार बार चैनल पर, आपके चैनल पर बैठकर आक्षेप लगाते हैं, तो कम से कम इनको जवाब से भी आना चाहिए। सिर्फ मीडिया के अगेंस्ट बोल रहे हैं, तभी अभी कल ईवीएम शुरू हो जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन हो जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, उसके बाद आरपी हो जाएगा। कौन सा ऐसा व्यक्ति है, ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो आपने छोड़ दी है? अरे इस पर तो आक्षेप लगाते रहते हैं। अपनी बताइए, इन्होंने कहा कि विपक्ष का ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी कह रहे थे कि मैंने तो 400 पार का नारा दे दिया। वो कह रहे थे कि मैंने 400 पार का नारा दिया और विपक्ष ऐसा हो कि पीछे पड़ गए कि 400 आएंगे या नहीं आएंगी। तो ये आपकी जो है कमियां गिनवा है, ये नहीं बता रहे कि हमने ध्यान भटकाया, उनकी कमियां बताने का काम करें। और यहाँ पर ओंकार सिंह जी कह रहे थे कि 2004 में शाइनिंग इंडिया का नारा था और वही हाल होने वाला है, तो कहते हैं ना कि दिल बहलाने को गाली आप लोग कर रहे थे, वो कम से कम एग्जिट पोल में रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रहा, 10 का 10 तो नहीं दिखा रहा है कोई भी एग्जिट पोल। और एग्जिट पोल भी बड़ा साइंटिफिकली तरीके से होता है, क्योंकि अमूमन जो हम लोग अब इस समय ट्रेंड देख रहे हैं वो बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं, तो 10 तो नहीं दिख रहा है इस बार। नहीं, आपकी बात सही है आयुष जी। अभी बजरंग दल जी कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश जब हम जीते तो उस समय एग्जिट पोल में हारते हुए दिखाई दे रहे थे, बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही। मुझे याद है छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दी थी, लेकिन भाजपा ने उसको जीता था। लेकिन हमारी जो पार्टी में पन्ना, जो कह रहे ना बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इनको पता ही नहीं चला कहाँ पर क्या हो गया। पता चला है तभी तो एक्शन होगा ना, पता हमें ही चला, हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया। ऐसे ही हमारे पन्ना प्रमुख किया, उनके 5 से 8 घरों के बीच में अगर एक्टिव है, उनकी कोई रिपोर्ट आ रही है, उसके बेस पर हम कह रहे हैं। दूसरी बात,
दो चीजें देखनी चाहिए। सबसे पहले कि हमारे अच्छे पक्ष क्या है, मोदी जी ने किस प्रकार से काम किया, खट्टर जी जब तक मुख्यमंत्री रहे किस प्रकार से उन्होंने बिना पर्ची खर्ची नौकरी दी, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसपे ये बार नॉक करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। आपकी पर्चियां पकड़ी गई है, पर्ची भी पकड़ी गई है, एचएसएससी के ऑफिस में आपकी पर्चियां भी पकड़ी गई है और पर्ची भी पकड़ी गई है। आप गुमराह मत कीजिए, आपकी पकड़ी गई है। एक सेकंड ना बोले, जिनकी पूरी पार्टी जेल में बैठी है, जो ये कहती है कि 5 तारीख को अगर इंडिया अलायंस जीता तो हम बाहर आ जाएंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट कुछ है ही नहीं, जुडिशरी कुछ है ही नहीं। उसके हिसाब से जो है वो केजरीवाल है, जो केजरीवाल ने कह दिया वो अखंड सत्य। तो मुझे लगता है कि कम से कम आपको ये सब चीजें नहीं बोलनी चाहिए, किसका क्या पकड़ा गया। अब सिर्फ पूरी की पूरी पार्टी जो है वो इस समय जेल में बैठी हुई है, इस चीज को समझना चाहिए। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ आयुष की 2 चीजें हैं, एक हमारी पार्टी स्ट्रांग है, हमारी नीतियां स्ट्रांग है, लेकिन अगर हम देखें कांग्रेस को देखें या बाकी विपक्षी दलों को देखें, वो कहीं ना कहीं बिखरे हुए नजर आए। डिस्ट्रैक्ट है, ठीक है। मैं गर्ग साहब देखिए, ये बीजेपी के साथ चूंकि ये कहा जा रहा है, एक तो आप मुख्य अपोनेंट तो आप ही हैं, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भी देखें या देश के लिहाज से भी, जो कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन यहां के भी जो क्षेत्रीय दल हैं उनका भी ये मानना है कि कांग्रेस को जितना स्ट्रांगली फाइट करना चाहिए था वो कहीं आप लोग थोड़ा सा लैग कर गए, उसमें कमी नजर आ रही है, इसलिए आप लोग क्लीन स्वीप करते हुए या ज्यादा सीटें जीतते हुए या बहुत बेहतर पोजीशन में नहीं दिख रहे हैं। गर्ग साहब। आयुष जी, आपके चैनल पे डेली डिबेट होती थी, ये कहते थे कि 10 की 10 सीटें जीतती। जगपा के मेरे साथी क्या कहते थे, हम सीटें जीतने जा रहे हैं, काफी सीटें जीतेंगे, हमारा अच्छा प्रदर्शन होगा। और मैं बताना चाहता हूँ, ये 2 पार्टी थी जेजेपी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, यहाँ तक कि इन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की वोट काटने का काम किया। शुरू से आखिरी तक देख लो, आप तसल्ली कर लेना। ये भी आपने पूछा आप कितनी सीटें जीतोगे, कोई जवाब नहीं। हमने बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा, बड़ा अच्छा प्रदर्शन क्या लेगा, ये बताइए 10 सीटों में कौन सी सीट पर आप जमान बचा पाओगे, ये बताइए। जीतना बहुत बड़ी दूर की बात है, और यहाँ तक कि 400 पार की नारे की बात। मैं बताना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, दिल्ली के अंदर 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, चंडीगढ़ ले लो, हिमाचल ले लो। मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ स्थिति है आज हम हरियाणा भी जीतेंगे, हम राजस्थान भी जीतेंगे, दिल्ली भी जीतेंगे, भी जीतेंगे, हम चंडीगढ़ भी जीतेंगे। जहाँ तक की पंजाब की बात, आयुष जी को बुलवा लो, बुलवा लो, आदत खराब हो रही बीच में रोक नहीं। मैं जो बता रहा हूँ, कल डिबेट पर बैठूंगा, कल तसल्ली कर लेना। तो मतलब आप कहिए, ये कहते हैं 11 सीटें जीतेंगे, 10 1 + 4 जीतेंगे, कल पता लग जाएगा। मनोहर लाल खट्टर जी किस हैसियत से कहते हैं हम सरकारी अधिकारियों को देख लेंगे, 4 तारीख के बाद 5 तारीख को हमको इनका देख लेंगे। फर्जी वोटिंग करवाई है, मिलके वोट, किससे मिलके वोट कराई, फर्जी वोट करने वाले को भारतीय जनता पार्टी। पन्ना प्रमुख किसके, इनके मुद्दों पे आदमी कहते हैं हमारे पन्ना प्रमुख है, सैकड़ों पन्ना प्रमुख है, अंदर भी बैठे बाहर भी बैठे। हरियाणा में सरकार इनकी, केंद्र में सरकार इनकी, पन्ना प्रमुख इनके, तो घोटाला कौन कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी घोटाला कर सकती है। ये वो सरकार है भाई को भाई से लड़ाने की बात करती है। मेरे भाई ने कहा किसी ने मुद्दे की बात नहीं करी, हमने करी मुद्दे की बात, हमने बेरोजगारी की बात करी, हमने महंगाई की बात करी, हमने बुढ़ापा पेंशन की बात करी, हमने 3,82,000 गरीब परिवारों को जो 100 गज मुफ्त प्लाट दिए, आगे वो योजना लागू करने की बात की, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करी, 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन देने की बात की। 2005 से लेकर 2014 तक हमने जो गरीबों के हक के अंदर योजना लागू करी, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, वो हमने योजना लागू करने की बात की। 20 रुपए किलो दाल देने की जो हमने हरियाणा में योजना लागू करी, हमने उसकी बात करी। गरीबों के घर के अंदर 10 लाख से ज्यादा गरीबों के घरों में पाइप की लाइन, दूसरी टूटी,
पानी की टंकी लगाने ठीक की है, बात की। अब इतनी सारी बात आपने करी, अब देखते हैं कि इन बातों को जनता ने गंभीरता से लिया है या फिर नहीं लिया है। अब कल का इंतजार करते हैं। मैं ठीक है मेघराज जी, मैं मेघराज जी का रुख कर रहा हूँ। बात करी है। नहीं ठीक है, बहुत सारी बातें आपने बता दी। मेघराज जी, मुद्दे की बात भी बता दी गर्ग साहब ने, और दूसरा ये भी कहा कि उनका छोड़िए, आप ये बताइए मजबूती से लड़े ये अलग बात है, ये तो बताइए कौन सी सीट जीत रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं पूरा कन्वर्सेशन सुन रहा था। अभी गर्ग साहब बड़े जोश में बोल रहे थे, शायद इतना जोश जो है वो इलेक्शन में लगाते तो शायद रिजल्ट कहीं कुछ और होते। अब की बार का जो इलेक्शन है वो पूरा इलेक्शन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जनता ने लड़ा है, और जनता ने जो नाराजगी, जो रोष, जो चीजें होनी चाहिए थी, जिन मुद्दों पे कांग्रेस को फाइट करनी चाहिए थी, उन मुद्दों को भूलकर कांग्रेस कहीं जातिवाद पर, क्षेत्रवाद पर, और जो पुराने उनके ट्रेंड है उन पर चलती रही। और जो बातें उन्हें उठा के पब्लिक के सामने रखनी थी, पब्लिक का एक आवाज बननी चाहिए थी, जिसके लिए पब्लिक तैयार भी थी। आप देखिए, जहां हम बात कर रहे हैं कि भाई 6-4 या 8-2 जो रेशो हम बता रहे हैं, जितने ट्रेंड आ रहे हैं उसके हिसाब से, तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा की प्रदेश के प्रदेशवासी है, उन्होंने जो वोटिंग करी अब की बार, वो इन चीजों पे नहीं की। उन्होंने पूरा एक मौका दिया था कांग्रेस को कि किसी तरह चीजों को इम्प्रूव किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की, चाहे वो भीतर घात की मैटर हो, चाहे कैंडिडेट डिले उतारने का हो, चाहे जो है बाहर से कैंडिडेट ला के उतारने का हो, या 6 कैंडिडेट जो बीजेपी ने ले लिए कैंडिडेट ना होने का रीजन हो, तो इन सब रीजन की वजह से कहीं ना कहीं जो है ये मौका, एक सुनहरा मौका जो कांग्रेस के पास था, उसने खो दिया है। और जेजेपी की जहां तक सवाल आती है, जेजेपी शुरू से डे 1 से एक बात कह रही है कि हम बड़ी मजबूती के साथ ये इलेक्शन लड़े हैं, और इस इलेक्शन में हम आपको बताएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि चाहे 2 हमारी पूरे ऑल इंडिया लेवल की पार्टीज है ये, कांग्रेस बीजेपी, उसके बाद अगर हरियाणा में किसी पार्टी का नाम आएगा तो जननायक जनता पार्टी का आएगा, जो कि सिर्फ महज 5 साल की पार्टी बनी है। 5 साल के अंदर जिस तरह से हमने 4.5 साल सरकार में रह के अपने मुद्दों के सीटें भी तो बताइए ना। देखिए ओंकार जी तो बता रहे थे, ओंकार जी ने सीटों का बाकायदा नाम लिया कि हम इन सीटों पर बेहतर स्थिति में, और दूसरा एक सीट उन्होंने कहा कि हम कुरुक्षेत्र जीत भी सकते हैं। जिनके लिए सीट भी तो बताइए ना, आप मजबूती से लड़े इस पर किसी को, भाई पार्टी तो मेघराज पहले मिलनी चाहिए थी, मेघराज जिसके अंदर 50% आरक्षण का हो, 33% डीप मेघराज में हो, मेघराज ये सब हम अगर हम लेके आए हैं। मेघराज जी देखिए, पार्टियां सारी लड़ती इसीलिए कि वो जीते। कौन सी पार्टी ऐसी जो ये कहेगी कि नहीं हम मजबूती से नहीं लड़े? कौन सी सीट जीत रहे हैं ये तो बताइए। देखिए, हमारा जो मुकाबला है, अगर आप बात करते हैं तो हिसार, गुड़गांवा, महेंद्रगढ़, भिवानी और आपका सिरसा, ये सीटें हमारी ऐसे जिस पर जननायक जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ है। और आप कल रिजल्ट देखिए, रिजल्ट इसलिए हम बार बार कह रहे हैं चौंकाने वाले होंगे, और आप देखेंगे कि हमारी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा उसके अंदर। और जितना हमें वोट परसेंटेज अगर कंपेयर करेंगे आप लास्ट ईयर से, उससे कहीं आगे आप हमें पाएंगे जननायक जनता पार्टी। ठीक है ओंकार जी, जनता का विश्वास, ठीक है ओंकार जी, इस लोकसभा चुनाव में क्या इंडियन नेशनल लोकदल को बेहतर स्थिति में आपको लग रहा है कि पहले से बेहतर स्थिति में आप लोग पहुंच रहे हैं? क्योंकि यहां पर अभी मेघराज जी ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी कांग्रेस के बाद आप देखेंगे किसी का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है राष्ट्रीय पार्टियों को अगर आप छोड़ दें, तो फिर वो जननायक जनता पार्टी होगी। ओंकार जी। आयुष जी देखिए, आपका चैनल एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, परिस्थितियां आपको भी मालूम, हम हवाई बातों की बात नहीं करते हैं। परिस्थितियां आपको मालूम है, कुरुक्षेत्र में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कितनी मजबूती से चुनाव लड़ा। मुकाबला त्रिकोणीय है, कुछ भी हो सकता है। हम इतना जरूर कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र, सिरसा और हिसार, इन तीनों में हमारी बहुत अच्छी स्थिति है। कौन सी सीट हम जीत पाएंगे तो जनता को मालूम है, लेकिन इस पर एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा थी, लोग सड़कों पर नजर आए, और लोगों को कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल है। इसमें इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं नाकामयाबी होगी अगर कल रिजल्ट ठीक ना आए तो, क्योंकि कांग्रेस मुख्य दल है। ठीक है, हम 2019 के पश्चात, टूट और बंटवारे के पश्चात हमारी पार्टी एक हाशिए पर चली गई थी, लेकिन पिछले 5 साल से जिस तरह से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने मेहनत करी है, न्यायालयों के प्रत्येक कार्यकर्ता ने मेहनत करी है, पार्टी को हमने दोबारा से पुनः स्थापित किया है। जेजेपी वाले मेरे भाई कह रहे हैं हम उनको शुभकामनाएं देंगे, लेकिन पिछले 5 साल जो जनता ने दुख ढोया है, जो दुख उन्होंने भोगा है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो जेजेपी पार्टी है, क्योंकि जनता ने बीजेपी को 40 सीट देकर पोर्टल पर बिठा दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को दोबारा से संजीवनी दी, दोबारा से उनके साथ 4.5 साल राज किया, खूब मलाई चाटी इन्होंने भी और बीजेपी वालों ने। और अब जब बीजेपी ने बिना बताए इनको लात मार के भगाया,
तो ये बीजेपी के साथ, बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ है, इस तरीके से लड़ते हैं जैसे कभी बीजेपी के साथ इनका गठबंधन ही नहीं है। ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो बिल्कुल इनोसेंट थे, जो भी काम किया, मीठा लगा तो गप गप, कड़वा लिखा तो थू थू, जो भी काम किया वो बीजेपी ने किया। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता अगर बीजेपी से ज्यादा किसी को जिम्मेवार मानती है पिछले 5 साल के लिए, तो उसका नाम जेजेपी है। ये इनको रिजल्ट दिखा देंगे, क्या रिजल्ट आएंगे क्या नहीं आएंगे तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हमें इतना विश्वास है, हमें अपने कार्य प्रणाली पर विश्वास है, अपने कर्मों पर विश्वास है, अच्छे से लड़े हैं, रिजल्ट भी अच्छे हैं। ठीक है नवीन दोबलदन जी, क्योंकि हरियाणा के अलावा अगर हम लोग देखें अगल बगल हरियाणा के एक तरफ दिल्ली और दूसरी तरफ पंजाब, यहां पर भी आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर स्थिति में नहीं दिख रहा है एग्जिट पोल में, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए जी, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, हमारा सर्वे ये कह रहा है दिल्ली पंजाब और आसपास के पड़ोसी राज्यों में कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से जीत रहा है। पंजाब में भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है, दिल्ली में भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं वहां पर। और अब हमारी बहन वंदना पोखली जी कह रही थी कि ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, सबसे पहली बार ईवीएम पर सवाल किसने उठाया था? शायद वो भाजपा के ही नेता थे जिन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाने का काम किया था। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने तो ईवीएम को लेकर पेटिशन भी डाल दी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये अपने आप को नहीं बताएंगे कि भाई हम लोग सवाल उठाते आए हैं। दूसरी बात, इन्होंने संविधान की बात की, संविधान खत्म कर देंगे। संविधान को खत्म करने की बात कहां से चली? इनके खुद के नेताओं ने कहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े जी ने पहली बार बयान दिया कि अगर 400 पार आती है तो हम संविधान को खत्म करने का काम करेंगे। इस प्रकार के बयानबाजी ये देते हैं। और आज की अभी लेटेस्ट में बता देता हूँ आपको क्या चल रहा है। देखिए, कैथल के अंदर स्ट्रांग रूम में स्क्रीनिंग लगी होती है, किस चीज के लिए? मॉनिटरिंग के लिए लगी होती है। परंतु आज वहां पर क्या काम चल रहे हैं आप ये देखिए, वहां पर पंजाबी गाने लगाकर दर्शकों को बैठाकर वहां पे दिखाए जा रहे हैं। इसकी कंप्लेंट अभी हमारे आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट उन्होंने इलेक्शन कमीशन में की है। अब देखते हैं तो क्या कार्रवाई होती है। अब इन्होंने तो हर चीज का मजाक बना रखा है। मॉनिटरिंग जहां पर होनी चाहिए वहां पे इन्होंने इस प्रकार से गाने लगाए हुए हैं कि वहां पे मनोरंजन कर रहे हैं बैठ के। तो मॉनिटरिंग तो एक नाम रह गया आज। तभी इनकी हर चीज पे सवाल उठता है। जिस प्रकार से, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, चंडीगढ़ में जिस प्रकार से वोट चोरी की इन्होंने, उसी प्रकार की आशंका आज पूरे हरियाणा में, पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में लग रही है कि ये वोट चोरी कर सकते हैं, पूरी आशंका है। और मैं प्रत्येक पार्टी के प्रत्येक जो भी कैंडिडेट्स है उनको कहना चाहूंगा मजबूती से बैठे रहे अपने स्थानों पर और मजबूती से निगरानी रखें, क्योंकि ये बुरी तरह आ रहे हैं आज। इसी बौखलाहट का नतीजा आप देख चुके हैं। पिछले इलेक्शन में मोदी जी भी किस प्रकार के बयान दे रहे हैं, अनर्गल बयान दे रहे हैं। कभी मंगलसूत्र ले आते, कभी गाय ले आते, कभी भैंस ले आते हैं। तो उनकी बौखलाहट बता रही है कि बुरी तरह आ रहे हैं। और इंडिया गठबंधन का चाहे कुरुक्षेत्र लगा लीजिए, चाहे पंजाब लगा लीजिए, चाहे दिल्ली लगा लीजिए, चाहे आसपास के राज्य लगा लीजिए, इंडिया गठबंधन पूरी बहुमत से जीत रहा है। और ये आने वाले कल है इलेक्शन, कल डिक्लेयर हो जाएगा। आप देखेंगे उस चीज में जनता भी देखेगी कि भाई इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। वंदना जी, एक तरफ तो दावा ये भी है कि जीत भी रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी है कि आप लोग गड़बड़ी भी कर सकते हैं। देखिए, ये तो मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि आज से ही इस चीज का रोना शुरू हो गया है कि ईवीएम में गड़बड़ है। जयराम रमेश, रोना नहीं, आप लोगों की हरकतें हैं, आप लोगों की हरकतें हैं। देखिए, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ किस प्रकार से स्क्रीनिंग उसी ईवीएम से भाई आप दिल्ली में भी उसी ईवीएम से बैठे हैं, उसी ईवीएम से आप पंजाब में भी बैठे हैं। गड़बड़ी होनी होती तो कहीं भी हो सकती थी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अभी सुनिए वंदना जी। वही बात है, जब ये जीत जाते हैं तो इनको लगता है कि सब कुछ ठीक है, तब तो ये प्रश्न नहीं उठाते कि गलत है, दोबारा से वोटिंग करा लो। लेकिन जब हार दिखाई देती है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि भारत की जनता है, समझदार है, उनको मालूम है कौन हमारे लिए कर रहा है। और ये जो विपक्ष है, इन सबकी सरकारें इन्होंने पूर्व में भी देखी है और अभी विभिन्न स्टेट में भी देखी है। और ये समझ आया है कि किस प्रकार से दोगले हैं, अपनी बात पर नहीं रहते, कहते कुछ है, करते कुछ है। घोटालों की प्रचंड घोटालों की जो सरकारें रही हैं वो विपक्ष की रही हैं। अभी भी इन्होंने किस प्रकार से लोगों को बहकाने का काम किया, वो हमारे जो जनता है वो अच्छे से जानती है। और जनता जो है सिर्फ मोदी जी को पसंद कर रही है कि किस प्रकार से उन्होंने देश का मान बढ़ाया है, किस तरह से वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। एक सेकेंड, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
लेकिन विश्व प्रमुख बनने जा रहे हैं, तो इन परिस्थितियों में इनको पता तो कर लिया। हमारे कोई नेता नहीं है, हमारे पास कोई नियत नहीं है, हमारी कोई नीति नहीं है। देखिए इनके नेता जो अरे गर्ग साहब, अभी तो आप कल तक का इंतजार कर ही लीजिए। गर्ग साहब, मुझे लगता है कि ये जवाब तो सारे कल एकदम प्रश्न सारे ये जितने प्रश्न उठते हैं इन डिबेट्स में, मुझे लगता है इसके सबके जवाब कल मिलेंगे। अभी वंदना जी की बात आ जाने दें। वंदना जी, मैं वही कह रही हूँ कि इन्होंने अभी चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं तो कह रही हूँ इंतजार करिए कल तक, कल यहीं पर बैठे, ये आपसे भी सुनेंगे कि क्या कंडीशन है वो भी पता चल जाएगी। लेकिन इतना समझ लीजिए कि जनता जो है वो बेवकूफ नहीं है, उसको सब समझ आता है। हुड्डा जी कहते हैं कि देखिए नॉर्थ में हाफ है, साउथ में साफ है। अरे भैया साउथ में साफ थे तो वायनाड से भागे क्यों राहुल गांधी? क्यों जाना रैली में और वहां पर क्यों कहने बड़ा सोनिया गांधी को मैं अपना बेटा सौंपने आई हूँ? मुझे तो एक बार कहीं लगा कि मेरे से संभल नहीं रहा, तुम संभाल लो भाई। ऐसी वाली स्थिति भी होगी शायद, इसलिए उन्होंने कहा होगा। तो ये जो साउथ में साफ की बात कर रहे हैं तो समझ आ रहा है कि वहां है ये, जब इनका मुख्य नेता भाग रहा है तो ये स्थिति समझ आ जाती है कि कौन हो रहा है। ये सुपड़ा साहब कह रहे हैं ना, सुपड़ा साहब इन सबका होने जा रहा है, बहुत अच्छे से होना चाह रहा है। उसके पीछे एक ही लीडरशिप है, वो नरेंद्र मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से हम जीतने जा रहे हैं। गर्ग साहब, आयुष जी ये बार बार कह रहे हैं कि हम 11 सीटें जीतेंगे और आपके डिबेट में ये 400 पार करेंगे। कल आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। इनका जो हाल होना है जनता ने आपके सामने देख लिया। आज स्थिति क्या है? आज ये बार बार कह रहे हैं कि सीटें हमारी 11 आनी है। सर्वे की रिपोर्ट भी बता रही है, कहीं 4-6 दिखा रहे हैं, कहीं 5-5 दिखा रहे हैं, कहीं 7-3 दिखा रहे हैं, कहीं 6-4 दिखा रहे हैं। आज हालात क्या है? हालात आज का दुख कम करने के लिए कल अच्छे से दुख दिखाई देगा। 10 की 10 सीटें होंगी कल का बहुत दिलचस्प है हरियाणा का। मैं बताना चाहता हूँ हालात ये होगी हरियाणा के अंदर। हरियाणा में इनका चेहरा साफ होना पूरी तरह से तय है। जब मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया उसी टाइम भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया था हमारा कैंडिडेट नहीं थे। 6 कैंडिडेट हरियाणा से उन्होंने उतारे गए, उधारे मांगे और कैंडिडेट मांगे गए हैं। एक कैंडिडेट तो आधा घंटे पहले कांग्रेस से तोड़ के लाए, 8 घंटे बाद उसको टिकट देते हैं। आप सरसा कैंडिडेट देख लो, कुरुक्षेत्र देख लो, हिसार देख लो। खुशी है आपके हालात देखो आयु जी, हकीकत के अंदर स्थिति क्या है? ये हार रहे हैं। हार मुखलायरा आदमी गलत बयानबाजी करता है। 400 पार का नारा इसलिए दिया कि हम गड़बड़ी कर लेंगे। गड़बड़ी की कोशिश के लिए स्टार्टिंग से इनकी नीयत खराब थी। रिजल्ट नहीं आए। 400 पार, फिर अब की बार 75 पार। हालात अरे आप लोग तो बैठे हैं भाई, ऐसे कैसे गड़बड़ी हो जाएगी? आप लोग बैठे हैं, आपके एजेंट बैठे हुए हैं, लगातार सब लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। आपके सारे प्रदेश अध्यक्ष जा करके कह रहे हैं सब लोग वहीं डटे रहे। कैसे गड़बड़ी कर देंगे? ऐसे गड़बड़ी चंडीगढ़ में भी बैठे हुए हैं, सब जगह आप लोग डटे हुए हैं। गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है। जनता के मैंडेट का सम्मान करिए, बस कल का इंतजार करते हैं कल क्या होता है। आयु जी जब ये खुद हरियाणा का मुख्यमंत्री तो पूरा मुख्यमंत्री कहता है गड़बड़ी हुई है, सरकारी अधिकारी को देख लूंगा। नहीं, वो कैंडिडेट भी तो है ना भाई। ये तो गर्ग साहब आप चुनाव लड़ रहे हो, कुछ गड़बड़ी होगी तो आप भी शिकायत करेंगे ना। शिकायत नहीं का देख लेंगे, चेतावनी देता हूँ 5 तारीख को कौन सी देख लेगा। ठीक है, कौन सी सरकारी पद के ऊपर है, सरकारी कर्मचारी का। ठीक है, उसका जवाब भी जनता देगी। ठीक है, उसका जवाब भी देगी। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो भाई उसके लिए भी इंतजार करते हैं। ठीक है, बहरहाल कैंडिडेट हैं, उन्होंने शिकायत करी। मेघराज जी कुछ कहना चाह रहे थे भाई, बहुत जल्दी से देखिए, समय की थोड़ी मेघराज जी ठीक है। गर्ग साहब, मेघराज गर्ग साहब हमें बोल लेने दीजिए। देखिए अभी जैसे गर्ग साहब ने बोला और बीजेपी प्रवक्ता ने भी बोला, वंदना जी ने भी बहुत अच्छे से बोला कि डेफिनेटली एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कैंडिडेट का अपनी बात कहने का, अपने नाराजगी जाहिर करने का। अगर कोई गड़बड़ हुई है तो इसकी वॉइस रेज करने का। बट ये कैंडिडेट कभी नहीं कहता कि हम देख लेंगे, हम उस पर एक्शन लेंगे। ये वर्ड्स इवन इस स्टेटस पे, इस सिचुएशन में
कोई भी अगर सीएम भी हो तो वो भी या पीएम भी हो वो भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं देता है। लेकिन यहाँ खुलेआम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लॉन्च हो चुकी है इस देश में। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जहां बात करते हैं आप, जो गर्ग साहब बार बार बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जनता ने इनको भरपूर प्यार दिया है। जितनी भी कमियां थी उन सबको देखते हुए जनता ने बिना संगठन हुए, बिना कैंडिडेट हुए, इनको इतना समर्थन दिया जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन वो उस समर्थन को, उस प्यार को मुझे लगता है कि मैनेज नहीं कर पाए। और ये मैं बताता हूँ कि इसके अंदर अगर आज थर्ड ऑप्शन अगर जिसे कहते हैं, और जो विधानसभा इलेक्शन में आने वाले टाइम में अगर जो एक संगठन सामने आएगा वो जननायक जनता पार्टी है, जिसके अंदर यूथ नेतृत्व है, जिसका एक विजन है, ठीक है। जो अपने अब आप विधानसभा चुनाव तक पहुंच गए, हम लोग विधानसभा चुनाव पर इंतजार करेंगे। लेकिन अभी चूंकि कल काउंटिंग का डे है तो देखते हैं कि कल ये जो एग्जिट पोल है ये एग्जैक्ट पोल में कितना तब्दील होते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आप देख रहे हैं चूंकि एग्जिट पोल के बाद अब इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो अभी भी जारी है कि भाई हमारी जो जीत है वो तय है या हम इतनी सीटें जीतने वाले हैं। लेकिन अब चूंकि कुछ ही घंटों का इंतजार है, क्योंकि कल सुबह जब 8 बजे से मतगणना शुरू होगी तो ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी और ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि हरियाणा की जनता ने इस बार किसको चुना है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।